नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ सी दिस, सी now you see in these cases, very important, this is in your notes as well. In these cases you can say that the case has been heard and finally decided, notwithstanding that the former suit was disposed of ex parte. And you will be very surprised ki when a suit has been disposed ex parte, how can you say this has been heard? How can you say this is on merits? सी मैरिट एक्स पार्टी डिसीजन कब होता है, इसको समझिए। एक्स पार्टी डिसीजन तब होगा व्हेन प्लेंटिफ इज प्रेजेंट, व्हेन प्लेंटिफ इज प्रेजेंट, डिफेंडेंट इज एब्सेंट। बट इवन इन दैट केस कोर्ट विल नॉट ग्रांट एक्स पार्टी डिक्री जस्ट बिकॉज डिफेंडेंट इज एब्सेंट। कोर्ट विल गो इन टू द मैरिट्स ऑफ द प्लेंट, वेदर देयर इज अ सब्सटेंस इन द प्लेंट और नॉट। If the court sees that there are, if this case is proved, if the plaintiff's case is proved, plaintiff is entitled for the relief. Sometimes it may happen, suppose कीजिए, sometimes it may happen कि defendant is not present, defendant is absent, plaintiff is present, but when the court reads the plaint, court comes to the conclusion that there is no substance in the plaint. Plaintiff is not entitled to any relief. It may happen. It means there is no need of defense from the defendant. The case of plaintiff is so weak, so immaterial, that there is no need of presence of defendant itself. Plaint has no substance in it. It is not supported by the valid documents. So it is not in every case that defendant is absent, तो the court will have to pass a decree ex parte. ऐसा नहीं है कि कोर्ट हर बार पास एक्स पार्टी करेगी ही करेगी। एक्स पार्टी कोर्ट तभी करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 डिफेंडेंट इज एब्सेंट, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, देयर मस्ट बी सब्सटेंस इन द प्लेंटिफ्स केस। So even in this case of ex parte case, we say that it has been heard and finally decided, because defendant is not there, then court itself took care of the case of defendant कि what should be the decision in this case. Had there been defendant, he would have given his defense, that's a different story. But what the best court can do, the court had applied its judicial mind. The benchmark जो standard है वो क्या है, whether the court has applied its judicial mind or not.
समझे आप? नाउ कंपेयर कीजिए इस बात को उस बात से, व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर, सूट इज डिसमिस्ड, इन दैट केस कोर्ट इज नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ दिस कि भी प्लेंट में क्या है क्या नहीं है, उसमें ये व्हेन ही हिमसेल्फ इज नॉट विजिलेंट, कौन लेकर आया केस? प्लेंटिफ केस लेकर आया। जब प्लेंटिफ खुद ही इसमें अपने प्रेजेंट नहीं है तो व्हाई शुड आई टेक केयर ऑफ हिम? सूट इज डिसमिस्ड। इन दैट केस, इन द केस ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, कोर्ट इज नॉट अप्लाइंग हिज माइंड, कोर्ट इज नॉट अप्लाइंग इट्स माइंड इन दैट केस। In case of misjoinder or non-joinder of parties, court is not applying its mind on merits. In case of ex party, court is applying its mind on merits. So can you understand the difference? Okay, the ex party and dismissal for default, these are two decisions which are taken in the absence of parties. Ex party is decreed in the absence of defendant, dismissal of suit is for default in the absence of plaintiff, but results are different, consequences are different. In case of ex party, this decision may operate as res judicata, but dismissal for default may not operate as res judicata. What is not? Now again, by failure to produce evidence, order 17 rule 3, if the party is not able to produce the evidence and suit is dismissed, then this will be again the case of res judicata. Decree on award and by oath tendered under the Indian Oaths Act. तो ये जस्ट ये 3-4 illustrations हैं, इनको ऐसे याद कर लीजिए बस आप लोग एक बार जरा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ कि आप, मेरी ट्रिक है ये कि जिन जिन केसेस में रेस जुडिकेटा हो सकता है एक साइड टेबल के, और जिस जिस केस में रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं लगेगा उसको दूसरी साइड आप एक अपने टेबल बना लीजिए और उसको रिपीटेडली आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एक बार, सो दैट कि वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना भी ध्यान आ गया कि ओ टेबल के लेफ्ट साइड में थी बैठती है, लेफ्ट साइड वाले थे रेस जुडिकेटा वाले, उधर लिखा था टिक, ऐसा होता है। नोट्स की अपनी माया है बनाने की, कर लेंगे हम लोग। हाँ चलिए साहब, देखिए ये केस आया था, एक क्वेश्चन आया हुआ है ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा? तो व्हेन द प्लेंट इज रिटर्न बियॉन्ड jurisdiction of the court, these are the decisions not on merits, and also decree passed on compromise. When a decree is passed on compromise, again the court did not apply its mind, whatever you decided we passed it. In these cases all of the above res judicata does not operate, and this is a question, sample question for you कि this kind of questions can come in your exam. अब तो भूल जाएगा नहीं? चल, you see one illustration here in this case. A partnership firm filed a suit against B to recover rupees 50,000. A is what? Partnership firm. This partnership firm filed a suit against B to recover rupees 50,000. Got it? The suit was dismissed on the ground that it was not maintainable since the partnership firm was not registered. क्योंकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, विच इज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 69। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 69 ये कहता है कि इफ ए फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, दिस नो सूट कैन बी मेंटेन्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। ए सूट फाइल्ड बाय द unregistered partnership firm is not maintainable, so therefore this suit was dismissed on this ground. So here in this case dismissal is of the suit is on technical ground, suit is not dismissed on merits, suit is dismissed on technical grounds. So though you can say it is finally decided, but you cannot say it is heard and finally decided. Got it? Now thereafter the firm was registered and subsequent suit was filed on the same cause of action. So whether this suit is barred or not, subsequent suit, the subsequent suit is not barred by res judicata because earlier dismissal was only on the technical grounds that the partnership firm was not registered. समझ में आया था आपको? तो दिस इज द केस, सेम फैक्ट्स पर ये है
The suit is dismissed on the ground that it is barred by section 11. The order is what? Illegal. इसी इलस्ट्रेशन पे क्वेश्चन बन गया आपका प्रीलिम्स का, और उसमें इन्होंने क्या कहा लास्ट में कि इफ द सब्सिक्वेंट सूट इज डिसमिस्ड देन द ऑर्डर इज व्हाट? लीगल, इलीगल? इट इज इलीगल. Will an ex parte decree operate as res judicata? Yes. Will a compromise decree operate as res judicata? No. Will a suit dismissed for default? No. Will a compromise decree operate as res judicata? No. Got it? So these are the sample questions which can be seen, and I have given any notes as well. I think these questions are also in the notes. See, now next technical point in this. थक गए आप लोग पढ़ते पढ़ते रेस जुडिकाटा को, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें यहाँ पर भी समझिए आपको. नाउ सपोज subsequent suit is filed in the court, and defendant says this suit is res judicata. Got it? Now again plaintiff will say it is not the case of res judicata. Now then the question may arise, what has been the finding of the court? See, res judicata may apply on the entire decision of the suit. It may be applicable on one or some of the issues decided in the former suit. समझ नहीं बात आपको? फॉर एग्जाम्पल समझिए इस बात को कि एक सूट है, दैट सूट इज बिटवीन मी एंड यू. In that case there was an issue that you are the tenant, I am claiming you are a tenant, you are not giving my rent, you are in arrears of rent, and you are now wrongfully occupying my property, and therefore you should pay to me arrears of rent, mean profit, and hand over the possession to me. So I filed a suit for title for the possession, arrears of rent, and mean profit. Got it? Now these are the four issues now. Whether I am the owner of this property or not, whether she is tenant or not, whether she is in arrear or not, like this. Got it? Now court decided first issue that I am the owner of this property. Court decided second issue that she is the tenant, in this case I am the owner. These are same thing, but court decided one issue in her favor. She is not in any arrear of the rent. The court decided other issue in her favor again, then she is not illegal possession. There is no need to pay mean profit for that. The court decided one thing in my favor, I am the owner, she is tenant, but she is not in arrears of rent, she doesn't need to pay mean profits. Got it or not? Now after 2 years I again brought the suit for the arrears of rent now. समझे आप ये? नाउ शी सेज दिस इज रेस जुडिकेटा. तो रेस जुडिकेटा वाज ओनली फॉर दैट इशू, कि जो इशू डिसाइड हो चुका उसको अगर मान लीजिए यही चैलेंज करती है सब्सिक्वेंट सूट में, शी ब्रिंग्स ए सूट कि नाउ आई एम नॉट द ऑनर, तो आई कैन से दिस इशू ऑलरेडी हैज बीन डिसाइडेड इन द फॉर्मर सूट कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस सूट. तो समटाइम्स इट मे हैपन विद इन ए केस, some issues may be decided in favor of plaintiff, some issues may be decided in favor of defendant. तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, समटाइम्स ये हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ जाए कि एक जो फाइंडिंग हुई, देखो हम क्या कहते हैं, फाइंडिंग ऑफ ए कोर्ट. दिस वाज द फाइंडिंग ऑफ कोर्ट इन माय एग्जांपल दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस सूट. और जो फाइनल डिसीजन आएगा उसको क्या कहेंगे हम, डिक्री पास होगी, जजमेंट पास हो गया. तो विद इन ए जजमेंट, विद इन ए डिक्री देयर मे बी सेवरल फाइंडिंग्स. प्लीज रेज हैंड, बात समझ में आएगी तो. There may be several findings within a judgment or in a decree. Now question is this, whether all findings operate as res judicata, whether all findings operate as res judicata or not. Answer is no. This, in order to operate as res judicata, a finding of court must have been necessary for the determination of a suit. Only that finding will be res judicata which is necessary for the determination of the suit. If the finding is not necessary, it will not operate as res judicata. To understand this in better way, you see this slide.
if finding of court necessary for determination of suit, res judicata, not necessary, not res judicata. So you will have to see whether this finding was connected or necessary for the disposal of suit or not. If it was not claimed or denied, or it was not necessary for the determination of suit, it will not operate as res judicata. Got it or not? You can say it was not directly and substantially in issue. This is जो हम लोग it was only a finding on collateral issue. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. You can say finding on collateral issues will not operate as res judicata. Finding on only the matters directly and substantial in issue will operate as res judicata. It must be necessary for the determination of the suit. Got it? कर लेंगे. तो this is what, and then comes explanation 5. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.